नमस्कार, पुण्य श्लोक भाई शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या हरकुबाई के साथ में होती हैं, टहल रही होती हैं, साथ में बातें भी कर रही होती हैं और हरकुबाई उनसे पूछती है कि कल जो दरबार में होगा तुम्हारी सारी तैयारियां तो है ना। वो कहती हाँ, मेरे तर्क तो आए साहब तैयार हैं, मगर इस समस्या का स्थायी समाधान जो है वो मिल नहीं रहा है। फिर देवी अहिल्या देखती है कुछ बच्चों के साथ में भोला आंगन में खेल रहा होता है और वो बच्चे कहते हैं भोला तुम भी अपने परिवार का चित्र बनाओ ना। अब भोला चित्र क्या बनाता है? सिर्फ एक इंसान का, यानी खुद का। और बच्चे कहते हैं अरे तुमने तो सिर्फ खुद का चित्र बनाया है, परिवार का बनाओ। फिर भोला उसकी आई की तस्वीर भी बनाता है, जिस अवस्था में, जिस तस्वीर में वो उसके साथ में रहती है। अब सब लोग उस पर हंसते हैं, बच्चे हंसते हैं उसके ऊपर, कहते हैं परिवार का मतलब ही नहीं पता इसे तो। मतलब होता है जो जिंदा लोग एक साथ में रहते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। अब भोला एक तस्वीर और बनाता है और ये बातें सुन करके भोला की तरफ बढ़ रही होती है रेणुका। और तभी वो रास्ते में रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वो देखती है और सुनती भी है। भोला कहता है हंस के मुस्कुरा के, ये रहा मेरा परिवार, रेणुका मौसी और मैं एक परिवार हैं। अब वो बहुत खुश हो जाती है और देवी अहिल्या भी अब हरकुबाई को कहती है कि मिल गया स्थायी समाधान इस समस्या का। देवी अहिल्या कहती है वो रहा सामने समाधान। और सामने कौन होता है? सामने तो गुन्नू जी भी उनकी बातें सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। और देवी अहिल्या कहती है कि ये दोनों अधूरे हैं मगर एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं। रेणुका को संतान चाहिए और भोला को माँ, और ये दोनों एक हो सकते हैं, एक परिवार हो सकते हैं। अब देवी अहिल्या कहती है आई यदि रेणुका भोला को गोद ले ले तो बस समस्या खत्म हो जाएगी, समाधान स्थायी हो जाएगा। और हरकुबाई पीठ थपथपाती है देवी अहिल्या की, क्योंकि बहुत ही अच्छा सुझाव है उनका। और अब देवी अहिल्या कह रही होती हैं तुकोजी से कि कल हमारे सारे के सारे कायदे पंडितों को दरबार में लाइएगा। कहते क्यों? रेणुका के मुद्दे से क्या संबंध है? वो कहते हैं संबंध है। और वो कहते हैं, बिरगुजी कहते हैं कि हाँ, मुझे तुम्हारे चेहरे की उत्सुकता देखकर लग रहा है कि तुमने कुछ सोच लिया है। वो कहते हैं हाँ, कैलाश पाटिल को पक्का विश्वास है कि सामाजिक प्रथाएं और शाही कानून जो हैं वो उसके पक्ष में है और इसके रहते उससे कुछ नहीं हो सकता। मगर कैलाश पाटिल कायदे का पूरा फायदा जब उठा रहा है तो हम कैलाश को उसके तरीके से ही जवाब देंगे। और फिर तो कुछ कहते हैं कि वाह बहुत अच्छी योजना है तुम्हारी, तो योजना पूरी अच्छे से बताओ, मुझे विस्तार से बताओ। तभी एक सेवक आता और कहता है कि छोटी रानी साहब, आपको बड़ी रानी सरकार ने अपने कक्ष में बुलाया है। अब देवीला कहती है उनसे कि आती हूँ। और फिर कहती हैं कि भाऊ आप हमारी जो बातें हैं उनको गुप्त ही रखिएगा, मतलब हम जो करने वाले हैं, जो भी बात है वो किसी और के कानों तक मत जाने दीजिएगा। और फिर आती हूँ कह के चली जाती है वहाँ से। और गुनु जी पहुँच जाते हैं भोला के पास, दरवाज़ा खटखटाते हैं और भोला दरवाज़ा खोलता है। और दरवाज़ा खोलते ही गुनु जी कहते हैं कि कच्ची कैरी पसंद तुम्हें? कहते हैं हाँ बहुत पसंद है। और फिर थमा देता है और कहते हैं वाड़म नए आए हो। और तभी आ जाते रेणुका, देखती है कि ये तो वही हैं जो कैलाश के पक्ष में लग रहे थे दरबार में। वो कहते हैं बच्चे मुझे बहुत पसंद है इसलिए यहाँ आया, सोचा नए हो दोस्ती करने आ जाता हूँ। और फिर भोला फटाफट अंदर ले आता है उनको हाथ पकड़ करके और बैठने के लिए आसन दे देता है। और फिर बैठ जाते हैं गुनु जी वहाँ पर। और अब भोला कच्चे कैरी खाते खाते उनसे बात करता है। कहता बैठी ना बैठे क्यों? भोला को लग रहा है कि हाँ एक नया दोस्त मिल गया है। और अब देवी अहिल्या पहुंच जाती है गौतम भाई साहब के कक्ष में और वहाँ क्या पाती हैं कि दरबार के भाई साहब भी होती हैं, उनकी आई भी होती हैं। और वो लोग कहते हैं, गौतम भाई सरकार कहती हैं तुम्हें 3 माह पूरे हो गए हैं, तुम गर्भवती हो और अब ये बात हम सबको बता सकते हैं, तो तुम्हारी ओटी भरनी है। और उनकी माँ कहती है कि ओटी भरनी है और मैं इसलिए तो यहाँ पर आई हूँ, ओटी मैं खुद भरूंगी तुम्हारी। और कहते हैं बहुत ही शुभ मुहूर्त निकाल देंगे अभी गुरुजी, बस उसके बाद तय करते हैं। और अब पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया। वो कहते हैं कल सुबह का मुहूर्त बहुत उत्तम है। देवले कहती है कल का कोई और उत्तम मुहूर्त नहीं है गुरुजी? तब वो देखते हैं और देवी अहिल्या की आई कहती है क्या हुआ, कल सुबह के मुहूर्त में क्या आपत्ति है तुम्हें? क्या आपत्ति है बताओ मुझे। और द्वारका वैसा कहती है समधन जी, कल सुबह कोई और काम पहले तय कर रखा होगा ना इसने, इसलिए। हाँ, हमारी अहिल्या का तो सारा दिन ऐसे ही दुनियादारी में निकल जाता है। और अब दिखाते हैं गुन्नू जी बहुत ज़्यादा घुल मिल रहे होते हैं भोला के साथ में, पूछते हैं जादू दिखाऊं? जादू दिखाते हैं। फिर कहते हैं तुम्हारे परिवार में कौन है? मामा जी, आई और ये वो। कहते हैं आई मेरे साथ तो हैं। कहते कुछ और भी तो है तुम्हारे पास, तुम्हारे चाचे ताऊ कैशव के खेत के पास ही तुम्हारा घर है ना? कहते हैं हाँ। और फिर रेणुका सोचती है कि हाँ ये तो मुझे इंसान गड़बड़ में लग रहा है। और कहती है आपकी कैलाश जी के साथ में कोई खास पहचान है? कहते नहीं, बस इतना ही जितना सब जानते हैं कि बहुत बड़े व्यापारी हैं और खंडेराव जी की योजना में बहुत पैसा लगा रहे हैं। और फिर कहते हैं कि मतलब कि हो सकता है छोटे सूबेदार जी के साथ में संबंध अच्छे हों कैलाश के, बिल्कुल, लेकिन पता नहीं चल रहा कि ये इंसान जो है ये मेरे साथ में है या कैलाश पाटिल के साथ में है। फिर रेणुका मन ही मन करती है कि छोटी रानी के अलावा मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकती, पता ही नहीं चलता यहाँ तो कौन मेरे पक्ष में है कौन खिलाफ है। और अब देवीला कह रही होती हैं कि कल तो रेणुका का मुद्दा दरबार में आएगा, तो कल भला मैं कैसे आ सकती हूँ? फिर गौतम भाई साहिब कहती हैं कि गुरुजी आप मुहूर्त बदल दीजिए, कोई दूसरा शुभ मुहूर्त देखिए, क्योंकि अहिल्या तो अपना मत जो है बदलेगी नहीं।
फिर तभी एकदम से बोलते हैं उनकी आई और कहती है, नहीं, कल का मुहूर्त ही रहेगा और अहिल्या तुम आओ मेरे साथ, तुम्हारे कक्ष में चलते हैं। देवी अहिल्या वहीं सबके सामने ही कह देती है उनकी आई को कि कल बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है दरबार में और मेरा रहना वहाँ बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है और सारी तैयारियाँ जो है पूरी हो चुकी हैं। मगर वो हाथ पकड़ के उनको वहाँ से ले जाती है और वहाँ गुनू जी बहुत ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश कर रहे थे, तो रेणुका समझ जाती है कि इंसान गड़बड़ में है, कुछ गलत इरादे लेकर के आए हैं। और फिर वो कहती है, बोला तुम्हारा खाना खाने का वक्त हो गया है, और हाथ जोड़े गुनू जी को कहती है कि आप भी अब जाइए, आपका खाने का वक्त भी हो गया होगा। कहते हैं, अच्छा तुम हमें भगाना चाहती हो, हम तो तुम्हारे हितैषी बनकर आए थे। वो कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप पर कोई विश्वास नहीं है, बस आपके भी खाने का वक्त हो गया होगा और इसके भी खाने का वक्त हो गया है, इसलिए ठीक है। गुनू जी वहाँ से फिर चल देते हैं और गुनू जी मन ही मन करते हैं कि तुम्हारे पर निकला है, तुम्हें लगता है कि अहिल्या तुम्हें न्याय दिलवा देगी, मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। गुनू जी को हराना इतना आसान नहीं है। और देवी अहिल्या अपनी आई से बात कर रही होती है कि आप मानती क्यों नहीं, समझती क्यों नहीं, और कहती है तुम फिर से वही गलती करने जा रही हो अहिल्या, तुम क्यों नहीं समझती, तुम क्यों नहीं मानती, फिर से वही गलती करने जा रही हो। प्राथमिकता इसी को कहते हैं, संतान को प्राथमिकता दो, समाज को नहीं। तुम पहले ही दरबार के चक्कर में, प्रजा के चक्कर में अपने जो पति हो उसको खो चुकी हो, तुम्हारी सोतना आ रही है सिर्फ तुम्हारे इसी रवैये की वजह से। अब देवी अहिल्या बहुत समझाने की कोशिश करती है कि रेणुका के जीवन का सवाल है, तब वो कहती है तुम्हारे भी जीवन के बारे में सोचो, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी इसी बात पर निर्भर करती है। तो कल शुभ मुहूर्त पर ही ओटी भरी जाएगी। और फिर उसका हाथ, देवी अहिल्या का हाथ जो है अपने सर पर रखती है और कहती है तुम्हें मेरी कसम। अब देवी अहिल्या विवश हो जाती है, कुछ नहीं कह पाती है। और फिर दिखाते हैं गुन्नू जी कैलाश पाटिल के साथ में होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, बातें क्या, चौसर खेल रहे होते हैं बड़े मज़े से। और अब गुन्नू जी खेलते खेलते थोड़े चिंतित नजर आए, तो कैलाश कहता है चिंतित क्यों हैं। वो कहते हैं बस आपके लिए मैं कुछ खास कर नहीं पा रहा। तो कहते हैं कोई बात नहीं, आपने जितनी योजना हमें बताई है, जो बातें बताई हैं वो हमारे लिए काफ़ी हैं। तभी कुछ लोगों में परछाई दिखाई देती है और वो कहते हैं कि सरकार काम हो गया है। वो लोग कैलाश को कहते हैं कि काम हो चुका है। और अब देवी अहिल्या रसोई में होती है और शरबत बना रही होती है युवराज खंडेराव के लिए। और तभी एक सेवक आता है, कहते हैं आपको सूबेदार जी ने मुख्य कक्ष में याद किया है। देवी अहिल्या दासी को बोलती है कि जैसे ही छोटे सूबेदार जी आएँ तो शरबत उनको उनके कक्ष में दे आना, ठीक है। और तभी आ जाती है द्वारकावास साहिब। देवी अहिल्या कहती है आती हूँ, और चली जाती हैं। और रवीना बाई के हाथ फिर जो है पार्वती को बुलाया जाता है और पार्वती फिर शरबत हाथ में लेकर के बढ़ती है, कहाँ, उस ओर जिस ओर युवराज खंडेराव आ रहे होते हैं। अब मुख्य कक्ष में बात हो रही होती है कल के मुद्दे के लिए, यानी रेणुका का मुद्दा होता है। देवी अहिल्या कहती है मैं आ नहीं पाऊंगी क्योंकि आई ने कसम दे दी है। फिर उनके बाबा साहब कहते हैं मैं तुम्हारी आई से बात करूँगा। देवी अहिल्या कहती नहीं, अब कोई सवाल जवाब रहता ही नहीं, उन्होंने जब कसम दे दी है तो अच्छा नहीं लगेगा, और फिर कल फिर कैसे होगा। तो सूबेदार जी कहते हैं गंगवा तात्या से कि बताइए। तो फिर वो कहते हैं कि तुको जी तुम्हारे साथ में हैं, इस पूरी मुहिम में साथ रहे हैं और भली भांति तुम्हें समझते भी हैं, तो तुम अपनी सारी योजना उनको बता देना, वो तुम्हारी जगह, देवी अहिल्या कहते हैं कि वो देवी अहिल्या की जगह तुको जी कल देवी अहिल्या की जगह जो भी साक्ष्य होंगे, जो भी सवाल जवाब होंगे, वो तुको जी कर लेंगे रेणुका के पक्ष में। तो देवी अहिल्या कहती है ठीक है, मैं ये सारी बातें जो है तुको जी को बता दूंगी, विस्तार से सारी हम चर्चा कर लेंगे इस बारे में, कैसे करना है, क्या करना है। और वहाँ पर युवराज खंडेराव महल में आ चुके होते हैं, उनकी मुलाकात होती है देवी अहिल्या की आई से। और फिर वो कहती हैं जावेद साहब आप अभी लौटे हैं बाहर से। कहते हैं हाँ जी। और कहते हैं आई साहब आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं। वो कहते हैं वो समझ सकते हैं कि जैसा भी एकदम से आए और जो बातें सुनने को मिली, जो माहौल यहाँ पे बना हुआ है, दुख तो हो रहा होगा, मगर फिर भी वो कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार की उनको दिक्कत ना हो। और कहते हैं कि आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप मुझे बता सकते हैं, युवराज खंडेराव को बता सकते हैं। और युवराज खंडेराव को एक बेटे के रूप में ही, बेटा मानते हुए ही उन्हें बता सकते हैं। वो एक बेटे के तौर पे हमेशा उनके लिए, उनकी सेवा में तत्पर रहेंगे, आप बता सकती हैं। और फिर वो जाना चाहते हैं वहाँ से, तभी आ जाती है कौन, शरबत लेकर के। पार्वती कहती हैं लीजिए आपके लिए शरबत। और वो शरबत हाथ में लेते हैं गिलास और फिर वहाँ से चल देते हैं, उनको धन्यवाद कह के, धन्यवाद पार्वती आप शरबत लेके आई। और फिर क्या होता है, फिर देवी अहिल्या के लिए संदेशा जाता है मुख्य कक्ष में। एक सेवक पहुँचता और कहता है कि छोटी रानी साहिब आपको आपकी आई ने याद किया है, वो बाहर ही खड़ी हैं। अब देवी अहिल्या बाहर आती हैं तो क्या कहती हैं, अब देवी अहिल्या की आई कहती हैं कि तुम दरबार में इस वक्त क्या कर रही हो, तुम अपने घर में रहो, अपने परिवार में रहो, दरबार में मत जाओ, अपनी गृहस्थी को मत उजाड़ो। युवराज बाहर से आए, तुम्हें उनके पास होना चाहिए था, शरबत तुम्हें उनको लेके पिलाना चाहिए था। वो कहती शरबत मैंने ही तो बनाया, सेविका से कहा था। ये कहती तुमने बनाया, पिलाया किसी और ने, किसे पता कि तुमने बनाया है। तुम अपनी गृहस्थी अपने हाथों मत उजाड़ो अहिल्या, और तुम अब से दरबार में सायंकाल के बाद में तुम कोई और काम नहीं करोगी, सिर्फ अपने पति के लिए अपनी रसोई में या अपनी सासूबाई के पास में ही रहोगी।